खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि मैंने हमारे लगातार वीडियो में एक ही बात कही है कि दुनिया हक और बातिल की लड़ाई इजराइल और फिलिस्तीन के बीच देख रहा है। इसी बीच पूरी दुनिया का मुसलमान इजराइल के खिलाफ आकर खड़ा हो गया है और सिर्फ टेक्स्ट कर देने, कमेंट कर देने में ही फ्री फिलिस्तीन नहीं कह रहा है, सड़कों पर उतरकर सत्ता के खिलाफ आंख में आंख डालकर फ्री फिलिस्तीन की आवाज़ पूरी दुनिया से उठ रही है। अपने आप को वर्चस्व कहने वाला, वर्चस्व कहे जाने वाले देश यानी अमेरिका के भी अब हाथ पैर फूलने लगे हैं, क्योंकि आओ दोस्त तू तो बड़ा महान है कहकर इजराइल को कैसे फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म ढहाने के लिए उकसाने वाला देश अमेरिका ही है। और जब इजराइल पांचों तरफ से घिर गया है तो उस बीच बार बार ये सवाल उठने लगा है कि अमेरिका के लिए कैसे ईरान पूरी तरह से सरदर्द बनकर सामने आया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नदीम अकरम, जो कि विदेशी मुद्दों की बारीक पकड़ रखते हैं। उन्होंने अब तक 150 से ज़्यादा विदेशी मुद्दों पर खबरें की हैं और वो खबर अपने आप में ये कहती है कि किस तरह से 15 दिनों के इस युद्ध में 10,000 से ज़्यादा लोग घायल हैं, 5,000 से ज़्यादा बच्चे और महिलाएं शहीद हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी मजलूम इजराइल चारों तरफ से हर किसी को आंख दिखाने की कोशिश में डरा हुआ भी दिख रहा है, सहमा हुआ भी दिख रहा है और उसी के साथ साथ अब डरा हुआ इंसान कैसे अपनी घिग्गी बनने के वक्त में आंखें दिखाता है, इजराइल का वही हाल हो चुका है। तो हमारे साथ मौजूद हैं पल पल न्यूज़ के एडिटर नदीम अकरम। तो नदीम, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि पूरी दुनिया का मीडिया जो कह रहा है सो कह रहा है, लेकिन अमेरिका के नाक में दम अगर किसी देश ने करके रखा है तो वो ईरान है। कैसे देखते हैं आप ईरान ने जिस तरह से अपना स्टैंड गाज़ा को लेकर क्लियर कर दिया है और कहा भी ये भी जा रहा है कई सारी चीज़ों में कि ईरान पीछे हट गया है, ईरान अमेरिका से डर गया है, ईरान आंखें दिखा रहा है, ईरान ने गाज़ा का साथ छोड़ दिया है और अब हर किसी की तरफ से वो पीस की बात करके फ़िलिस्तीनियों को ही गाज़ा छोड़ने पर कह रहा है। कैसे, कितनी सच्चाई है इन चीज़ों में? किस तरह से कहा जाए कि ईरान का दोहरा चेहरा सामने आ रहा है? तो कैसे समझा जा सकता है ईरान की उस भूमिका को जिस पर बात भी होनी चाहिए, चर्चा भी होनी चाहिए और व्यूअर्स को समझ में भी आना चाहिए कि क्या है ईरान का स्टैंड? खुशबू, जैसे कि ईरान के स्टैंड की बात करें, आपने तमाम ये बातें कर दी ईरान को लेकर के। एक बात शायद आप भूल गई कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं मुझे फ़ोन कॉल करके कि भैया आप तो सिर्फ ईरान की बढ़ाई करने पर लगे हुए हो, ईरान तो बोल बच्चन जो है सिर्फ बोल बच्चन कर रहा है, कुछ एक्शन वैक्शन नहीं ले रहा है और इसका खामियाजा जो है वो गाज़ा को भुगतना पड़ जा रहा है। और गाज़ा, इधर ईरान बोलता है, उधर 8-10 मिसाइलें जो हैं एक्स्ट्रा इजराइल जो है गाज़ा पर दाग देता है। तो ऐसे बोल बच्चन नहीं बोलने चाहिए जिससे आपका पड़ोसी पिट जाए। कुछ इसी तरीके से लोग जो हैं लगातार इस बात को बोल रहे हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि जब कोई ये बोल रहा है कि भैया ईरान की वजह से गाज़ा पिट रहा है, तो मैं भी ये कह रहा हूँ कि अमेरिका की हरकतों की वजह से आज इजराइल पिट रहा है और ऐसा पिट रहा है कि आपने जैसे कहा कि अमेरिका का मीडिया, इजराइल का मीडिया, वो ये तो बता रहे हैं कि भैया हिजबुल्लाह के इतने कमांडर मार गिरा है, हमास खत्म हो गया और अब जो है गाज़ा लोग छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। पर यकीनन मानिए कि तबाही जो है गाज़ा में ज़्यादा मची है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि भाई गाज़ा में तबाही मची है, एक छोटी सी चींटी है
और उसने किस तरीके से हाथी की सूंड में घुस करके तांडव मचवाया है, इसे कोई देखना समझना नहीं चाह रहा। जो इजराइल ये दावा करता था कि भैया हमारे पास इतना मजबूत डिफेंस सिस्टम है कि उसे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, किस तरीके से हमास के लड़ाके एंटर हुए। मैं सिर्फ अभी इस पूरी भूमिका के ऊपर बात कर रहा हूं, जो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ईरान के बोलने से गाजा पिट रहा है या हमास के लोग पिट रहे हैं। पर आप ये देखें कि 12 तारीख से लेकर के अब तक जो माहौल बना है, गाजा पट्टी के बॉर्डर पर जो है वो तमाम दल बल के साथ में पहुंचा हुआ है इजराइल। अमेरिकी फोर्सेस बैकअप देने के लिए पहुंची हुई है, और जब ये बैकअप देने के लिए पहुंची हुई है तो ये क्लियर बात है कि अभी तक अंदर नहीं घुस पाए। आप तो शक्तिमान हो, आप तो सर्वशक्तिशाली हो, और जब आप शक्तिमान हो, आप सर्वशक्तिशाली हो, तो अभी तक क्यों घुसने में आपको नानी याद आ चुकी है अंदर? क्योंकि पूरी तैयारी से जो है हमास भी बैठा हुआ है। और रही ईरान की भूमिका की बात, नो डाउट कि जब से जंग हुई है, एक कोई मुस्लिम देश मुझे बताएं कि जो पहले दिन से ही जब हमास के लड़ाकों ने अंदर घुस करके मारा, तो ऐसा कौन सा देश सामने आया जिसने ये कहा कि काबिले तारीफ कदम आपने अंजाम दिया। और ये चीज़ें जो हैं खुल करके सामने आए। उनके सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनी साहब ने सबसे पहले जो है शुक्रिया अदा किया हमास के लड़ाकों का, और इसके बाद से जो स्टैंड लगातार ईरान का आ रहा है, और ईरान ने साफ तौर पर इस जंग के दौरान ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश की कि वो बीते 7-8 दिनों में वो अग्रेशन, वो जज्बात, वो बातें लगातार बोलता हुआ ईरान दिखाई दिया, जो आज तक अगर आप देखें 57 मुस्लिम देश, जिसे मैं निंदा संगठन आजकल कह रहा हूं, आप देखें कि तमाम बड़े बड़े एनजीओज जो ह्यूमन राइट्स हैं, यूएनएचआरसी है, यूएन है, किसी और पर जुल्म हो जाता है तो छाती पीटना शुरू कर देते हैं कि भैया उसने जुल्म कर दिया। इधर जालिम के साथ दे करके उस पर चुप्पी साध करके दूसरी तरफ मरहम लगाने का काम जो है ये तमाम संगठन द्वारा जारी है कि भैया मदद भेज दी है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अभी तक इजराइल के आतंकवाद को आतंकवाद कहने में क्यों शर्म आ रही है? ये ईरानी है जिसने खास तौर पर ये बोला कि ये आतंकवाद है जिसको अंजाम दिया गया है, और जो हमास के लड़कों ने घर में घुस करके मारा है इसके लिए भी इजराइल जिम्मेदार है। इसी के साथ नदीम एक सवाल ये भी उठता है कि अमेरिका अपनी टेढ़ी आंख दिखा रहा है, इजराइल ढीठ बन के दिखा रहा है, मुस्लिम देश निंदा संगठन बन चुके हैं, लेकिन इसी के बीच सवाल उठता है, ईरान ने साफ कर दिया है कि वो भी अब लड़ाई में कूद पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि जो ये पांचों तरफ से जो गोलाबंदी हुई है इजराइल की, क्या आपको लगता है कि इस बार ये जो जंग है जब तक इजराइल हारेगा नहीं तब तक ये ख़त्म नहीं होगी? खुशबू, इजराइल के हारने का सवाल ही नहीं है। यह बात है कि इस बार डू एंड डाई की सिचुएशन है, खासतौर पर फिलिस्तीन के पास, हमास के पास डू एंड डाई की सिचुएशन है, और वो साफ तौर पर इस अग्रेशन से जंग लड़ रहे हैं। हमें पता है कि हम ख़त्म हो जाएंगे, पर हम आखिरी दम तक जो है ये जंग लड़ते रहेंगे, और यकीन मानिए फिलिस्तीन आज़ाद होगा। आज ये तमाम संगठन जो निंदा संगठन बन चुका है वो भले से इस पर खामोशी इख्तियार करके बैठे हो, और इसी निंदा संगठन में ईरान ने सबके ज़मीरों को ललकारने का काम किया था। उनके फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने साफ तौर पर ओआईसी में कहा था कि हमें इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए, हमें जो है ये नहीं देखना चाहिए कि वो क्या करेंगे या उसके साथ में कौन आकर के खड़ा होगा। और ये भी आप देखें कि जिस दिन ओआईसी की मीटिंग थी और उसी दिन जो है जो बाइडेन बेंजामिन नेतन्याहू के साथ तेल अवीव में खड़े होकर के फोटो खिंचवाते हैं, हमारा मीडिया जो है ये बताता है, और फिर खबर चलती है कि ये 57 मुस्लिम देश जो हैं अमेरिका और इजराइल का कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, यकीनन कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। मतलब एक सुर में अगर सब एक साथ आ गए ना तो इजराइल को उसका बाप भी नहीं बचा सकता। पर देखना ये बात है कि आखिरकार ये निंदा संगठन जागेगा कब, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इसमें ईरान ने साफ तौर पर ओआईसी की इस बैठक में कहा था
कि हमें इजराइल से सबसे पहले कारोबार ख़त्म करने चाहिए, उनके तेल पर बैन लगना चाहिए, जो भी उनसे उनके दूतावास अपने अपने देशों में खुले हुए हैं उसे सबसे पहले बंद करना चाहिए। क्यों नहीं तवज्जो दी गई तमाम मुस्लिम देशों द्वारा? सऊदी अरब अभी दोस्त बना हुआ है, कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? चेतावनी कल सऊदी प्रिंस ने ज़रूर दी, और जब सऊदी प्रिंस ने चेतावनी दी तो क्यों इतनी खलबली मच गई कि सीधा डेलीगेशन जो है अमेरिका का मिलने के लिए आज सऊदी प्रिंस के पास पहुंच गया। ये समझाने की बात है, या कोई कड़ा एक्शन होगा, या ये भी हो सकता है हम देखेंगे कि जो इजराइल और सऊदी अरब के बीच शांति समझौता होने वाला था उस जंग के दौरान वो शांति समझौता सामने ला दिया जाए। और ये इनके दोहरे रवैये के ऊपर भी, सऊदी क्राउन प्रिंस के ऊपर भी सवाल खड़ा हो जाएगा। पर सवाल ये होता है कि जब ईरान खुल करके ओआईसी में बोल रहा था कि बायकॉट करें, अगर 57 मुस्लिम देश मिलकर के बायकॉट करते तो आज जंग की परिस्थिति कुछ और होती। और जो बाइडेन खड़े होकर के ये बता रहे थे कि ये मजलूम है, ये मजलूम है, वो भी हाथ छोड़ करके बोलते कि बेटा तू ही आतंकवाद की जड़ है, तूने ही आतंकवाद फैलाया है। अगर ये कदम तमाम देश उठा लेते, पर मैंने पहले भी कहा जब हमास ने अटैक किया तब भी ईरान खुल करके बोला और ओआईसी में भी अपने कड़े कदम रखे। अब कोई इस पर यह कहे कि भैया इधर ईरान जो है बोल बच्चन कर रहा है और पिट बेचारा गाजा रहा है, पर ये तो पूरी प्लानिंग के तहत है ना कि मतलब जहां जंग होगी वहां ये तमाम तस्वीरें सामने आएंगी। पर इन तस्वीरों में सबसे ज़्यादा जो सोचने और चौंकाने वाली बात ये है कि इस बार इजराइल को उसके घर में घुस करके मारा गया, जिसे वो पचा नहीं पा रहा। पूरी दुनिया अमेरिका का घमंड टूटते हुए देख रही है, इजराइल को पिटते हुए देख रही है, ईरान का स्टैंड देख रही है। चारों तरफ से हमास हो, हिजबुल्लाह हो, लेबनान हो, जैसे घेर लिया गया है इजराइल को। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो अमेरिका है, जो उसको घमंड था अपने ऊपर, सुपर पावर वर्चस्व वाला देश होने का, वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है? खुशबू, अगर आप वर्चस्व के टूटने की बात करें और ईरान की इस भूमिका पर बात करें तो ईरान वो अग्रेशननेस दिखा रहा है, और ईरान की जो बॉडी लैंग्वेज है वो साफ तौर पर ये दर्शा रही है कि हम पहले हमला किसी के ऊपर करेंगे नहीं, और अगर हमारे ऊपर हमला हो गया तो हम किसी को छोड़ेंगे भी नहीं, चाहे वो सुपर पावर अमेरिका ही क्यों ना हो। और रही बात के तमाम लोग ये बता रहे हैं कि गाज़ा की घेराबंदी कर ली है, यकीनन गाज़ा की घेराबंदी हो रखी है, पर गाज़ा के आसपास के जो देश हैं उन्होंने जो घेराबंदी अब करना शुरू कर दी है उसका जवाब अब इजराइल और अमेरिका को देना भारी पड़ रहा है। आप देखें कि जब गाज़ा के ऊपर हमला किया गया उसके 2 दिन बाद हिजबुल्लाह ने लेबनान से कैसे बैकअप दिया, और इसके लिए खुद फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो बैरूत में जाकर लेबनान से हिजबुल्लाह के नेताओं से मुलाकात करते हैं, और फिर उसी के साथ साथ वो दमिश्क भी पहुंचते हैं, सीरिया के राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं बशर अल असद, और वो भी मोर्चा जो है खुल करके देखने को मिल रहा है। और फिर इसके बाद यमन के जो हुती संगठन हैं उनसे भी लगातार टच में बात करते हुए दिखाई दी। और जब ईरान की ये भूमिका, ईरान की जो एक्टिवनेस लगातार देखने को मिली, लेबनान से हिजबुल्लाह ने बैकअप दे दिया, और अब यमन ने पहले ही ये चेतावनी दी थी कि अगर इस जंग में अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो हम अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने से नहीं चूकेंगे। इराक में मुलाकात हुई, इराक से भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों के ऊपर हमला हो गया, और यमन ने भी हमला कर दिया अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर, सीरिया में भी अटैक हो गया। जो कि अब आप तस्वीर देखें, मैं सिर्फ बीते 28 घंटे की बात कर रहा हूं, जो जंग के 28 घंटे बीते, और इस 28 घंटे में 5 बड़े हमले अमेरिकी सैनिकों के ऊपर हो चुके हैं। और अमेरिका को ये पूरा यकीन है, जैसे कि आज उनके एक लीडर ने साफ तौर पर कहा कि ईरान जो है हमसे सीधा पंगा जो है इस जंग में नहीं लेगा। यकीनन ईरान पंगा नहीं लेगा, ईरान जो है कुछ बोलेगा नहीं, पर हाँ
ये अमेरिका ने जो इजराइल का खुला समर्थन कर दिया, अब अमेरिका के ऊपर किन किन जगह से अटैक होने लगेंगे इसका अंदाज़ा शायद अमेरिका और इजराइल को भी नहीं है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि बहुत जल्द जंग में, जो कि अभी सिर्फ 2 ही जगह से मोर्चे खुले हैं, लेबनान से मोर्चा खुला है, फिलिस्तीन में हमास लगातार जंग लड़ रहा है, यमन से भी मोर्चा खुलने जा रहा है, और आप देखेंगे इराक सीरिया से भी मोर्चा खुलने जा रहा है। और जब ये जंग ईरान तक पहुंच जाएगी आखिरी दम तक, जो कि बोला है कि हम आखिरी दम तक कोई हमला नहीं करेंगे जब तक कोई हम पर हमला नहीं करेगा। और एक रिपोर्ट आपको बता दूं, जो कि एक इंफॉर्मेशन सामने आ रही है कि युद्धपोतों को अमेरिका का युद्धपोत जिस पर 3000 सैनिक थे, कई लड़ाकू जहाज थे जो इजराइल की तरफ जा रहे थे ईरान से होते हुए, उसे ईरान ने घेर लिया है युद्धपोतों को, जो कि एक कड़ा संदेश खास तौर पर है कि ये जंग जो है वो महायुद्ध में कभी भी तब्दील हो जाएगी। और जो लोग ये बार बार कह रहे हैं कि ईरान के बोल बच्चन हैं, तो ईरान के बोल बच्चन ही सही, तो दूसरा कौन सा बच्चन आकर के उसमें बात बोल रहा है अपनी कि बताएं कि हम गाजा के साथ या हमास का खुला समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि अरब देशों को तो सिर्फ अपना बिजनेस करना है। अगर मैं बात करूं सिर्फ सऊदी अरब की, सऊदी अरब को अपना बार खोलना है, सऊदी अरब को जो है सिनेमा खोलने हैं, तमाम कदम उठाने हैं मक्का की सरजमी पर, तो आप सोचिए कि वो सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली बन करके है। वो कठपुतली कब हाथ से गिर जाए, बस यही डर अमेरिका को भी बार बार सता रहा है। और अब इस जंग में कब कौन तक नहीं बोलता, ये भी सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरी मोमेंट पर कब कौन सा देश खड़ा हो जाए, किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। पर ये 5-6 देश जो खुल करके सामने आए हैं, इन्होंने इस जंग में कड़ा संदेश दे दिया है।